अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इमरान खान का बड़ा ऐलान, जुम्मे के रोज़ 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहलील करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस फैसले के ऊपर PDM और हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि देखिए एक हफ्ते में कौन सा यू टर्न होगा, क्या क्या होगा। जबकि कमरुज़्मान कायरा ने यह कहा है कि अब इमरान खान के पास जब ये सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी तो तब पता चलेगा कि वो किस तरह से शेल्टर लेते हैं। ये तो रद्द-ए-अमल था कि जब इमरान खान ने ये ऐलान किया है। जो कल की रात थी, ये बड़ी ही अहम रात थी जहां पर बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारे फैसले हुए हैं और कुछ फैसले अभी होना बाकी हैं। इसी तरह से PDM ये फैसला कर रही है और इस पर सोच विचार कर रही है कि पंजाब असेंबली को किस तरह से बचाया जा सकता है। अगर बचाया नहीं जा सकता तो इसको लिंगर ऑन कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए तहरीके अदम एतमाद एक अभी तक रास्ता मौजूद है। इमरान खान ने एक हफ्ता क्यों लिया है, किसके लिए ये एक हफ्ता है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और अगर इलेक्शन हो जाते दोनों सूबाई असम्बलियों में तो फिर किस तरह का माहौल होगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मजहर बरलास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे कमर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। प्रोग्राम में कुछ ही टाइम में हमें ज्वाइन करेंगे रिजवान रजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ मजहर बरलास साहब आपसे करूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जैसे ही ऐलान कर दिया है कि वो 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करेंगे, एक हफ्ते का वक्त किसी को दिया गया है, उन्होंने खुद लिया है। इससे पहले तो वो कह रहे थे कि मुशावरत करेंगे। अब अगर मुशावरत हो गई थी तो फौरी तौर पर तहलील क्यों नहीं की गई, अभी वक्त क्यों लिया गया है? इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला का आपने रद्द-ए-अमल देखा है, वो कहते हैं कि ये एक हफ्ते में देखें क्या कुछ होता है, हो सकता है कि यू टर्न ही हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। एक तो गुजारिश ये है कि ये जो बात है ना कि वो आज ही असेंबलियां रिजॉल्व कर देते, उन्होंने 23 दिसंबर की डेट क्यों कही, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। पिछला अगर कुछ अर्से का जायजा लें तो आपको और हमारे नाजरीन को ये अंदाजा होगा कि इमरान खान मुसलसल प्रेशर बढ़ाते हैं, हुकूमत पर दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी उनका एक हरबा है। अब देखिए, जो पिछले महीने 26 तारीख को उनका दिल्ली में जो जलसा हो रहा, उसमें उन्होंने ये कह तो दिया था कि मैं सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मुशावरत करूंगा। अब उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। जहां तक इस बात का ख्याल है, तो कायरा साहब फरमा रहे हैं कि जब उनके पास 2 असम्बलियां नहीं होंगी तो देखेंगे शेल्टर कहाँ से मिलता है। इस पे इमरान खान साहब का मौकफ है। वो कहते हैं कि देखिए शेल्टर तो हमें पहले भी नहीं मिला, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां इसी तरह हो रही हैं, मेरे जो पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो शेल्टर तो नहीं। तो दूसरा उनका ये मौकफ है, मुल्क के 60% से ज्यादा हिस्से में इलेक्शन हो रहे होंगे तो वफाकी हुकूमत जो है उन इलेक्शन से अलग होकर नहीं बैठ सकेगी, उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर उनकी ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि वो कौमी असम्बली में उनके अरकान जाएंगे, तो शाहमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा हुआ है और स्पीकर से कहेंगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। मेरा यह मौकफ ये है कि ये खत 6 महीने पहले भी लिखा जा सकता था, 4 महीने पहले भी लिखा जा सकता था। आखिर इन्हीं दिनों में ये खत क्यों लिखा जा रहा है, और ये इन्हीं दिनों में कैसे तय हो गया कि PTI के अरकान जो हैं वो असेंबली में जाएंगे और कहेंगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। और अगर आप अलग से स्पीकर साहब हमें इंफरादी तौर पर पूछना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और इमरान खान साहब का एक और मौकफ है, वो कहते हैं कि मैं इलेक्शन इसलिए चाहता हूँ कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क की माशी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, मुल्क खराब हो रहा है, ये उनका मौकफ है। तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए, जो भी जीते तो
मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और फिर अगली हुकूमत को पॉलिसियां बनाने का मौका मिल सके। जी ठीक है, मंजर बरला साहब, रिजवान रजी साहब है, मैं उनसे जान लेती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ये इस वक्त इमरान खान साहब ने ये जो टाइम दिया है 1 हफ्ते का मजीद, ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। तो रिजवान रजी साहब, ये हुकूमत प्रेशर फील कर रही है और कितना प्रेशर होगा कि वफाकी हुकूमत जो है वहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ जाए और शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें? क्या इस वक्त में ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, अगर ये प्रेशर हुकूमत सस्टेन करती है या गिव इन करती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो किसी के जेरे दबाव आ गई है। और अगर वो जेरे दबाव आ गई है तो फिर ऐसी किसी सियासी कुव्वत को तो सियासी मैदान के ऊपर किसी अच्छी सूरत हाल में तो नहीं होना चाहिए कि जो दूसरों के इस तरह की डिक्टेशन का, मतलब जिस तरह की जुबान बोलते हैं इमरान खान साहब या उनके मुतासरीन, और जिस तरह के वो ओए तोए करते हैं और जो उन्होंने कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दिया है ओए तोए करने का, फिर उनके मुतासरीन भी जो हैं वो मजहब के ऊपर भी जुबान मारते हैं, मुख्तलिफ महफिलों के अंदर खड़े होके वो तारीख के ऊपर भी जुबान मारते हैं। इमरान खान साहब ने आज जो इकोनॉमिक हिस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है, यानी ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत थी। पाकिस्तान 1971 में 2 लाख हुआ, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ मनफी में नहीं गई। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के कदम मुबारक जब पड़े तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत पहली मरतबा सरकारी तौर पे मनफी में गई और इमरान खान साहब के वजीर आज़म लेकिन रिजवान रजी साहब वो कह रहे हैं कि 5% पे तो हम छोड़ के गए थे, जब आए थे चले आए तो वो, लेकिन उन्होंने संभाल ली, जब छोड़ के गए तो उस वक्त इसका इतराफ किया इन्होंने। 6.1 पे इनको भी मिली थी। 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर उस वक्त भी थे, 9 अरब डॉलर के सरकारी खजाने में और 7 अरब डॉलर के बैंकों के पास 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। लेकिन 8 माह IMF के पास जाना या नहीं जाना, कौन जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा की गेम के अंदर वो डिसॉल्व हो गए थे। लेकिन जिस दीदा दिलेरी के साथ वो जो बातें करते हैं, लाजमी है कि उसका सच बताया जाए कौम को। ज़ाहिर है मैं तो वो सच बताना अफोर्ड नहीं करता, वो उन लोगों को सच बोलना चाहिए जिनका पॉलिटिकल स्टेक जो है वो दाव पे लगा हुआ है। कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहा था बुला के कि तुम्हारी इमरान खान के साथ तो बावलपुर से तो फोन आया था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बोले या फिर जिनको पता है वो बोले कि तुम्हारी इमरान खान के साथ हम सुलह करवा देंगे, तुम अर्ली इलेक्शन की तैयारी करो। ये भी तो किसी को फोन आया था, किसी को कहा था हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट से, तुमने इलेक्शन कॉल ना किए तो किसी ने बुला के ये भी तो कहा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये बड़े बड़े हकायक हैं जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के भी, इवन अपने व्लॉग्स के अंदर भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब को वन साइडेड जो है वो एक छुट्टी मिली हुई है, वो जिसकी चाहे इज्जत उछाल दें, जिसके बारे में जो मर्जी गुफ्तगू कर दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और वैसे भी हमारी ताबिंदा और पाइंदा रवायात ये हैं कि हम स्ट्रेटेजिक एसेट को तलफ नहीं किया करते। राइट एसेट राइट। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल तो जाहिर है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, एक बयानिया आ गया है इस वक्त हुकूमत का, PDM का, लेकिन कमर दिलशाद साहब आइनी और कानूनी लिहाज से हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? अभी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए गवर्नर के पास समरी मूव नहीं की गई, गो के शेख रशीद साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो कि परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन अभी समरी मूव नहीं हुई। इस दौरान या समरी मूव होने के बाद कितना हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचती है, PDM के पास क्या ऑप्शन बचती है कि वो असेंबली को तहलील होने से रोक ले? अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है मदर बरलाल साहब ने और रिजवान रजी साहब ने, तो मैं दोस्तों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कहा कि भी रात को बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, बड़े मायदे हुए हैं, और उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि भी इसके बारे में बड़े फैसले अहम होने वाले हैं। तो उसमें हमारी इतला के मुताबिक इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, जहाज आया और वापस चला गया, और कोई किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, किसी भी अहम शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने बकायदा हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने बकायदा मुलाकात से इनकार कर दिया, हमारा कोई वास्ता नहीं है।
तो ये तो सारे मामला परवेज इलाही साहब इस तरह की गेम खेलने के बड़े आदी हैं, वो इस तरह के तो एक डालते हैं प्रेशर। तो वो तो जाहिर है कोई ऐसी कोई मुलाकात हमारी इत्तला के मुताबिक नहीं हुई। जहाज किसका था कमरदीन शाह साहब, जहाज किसका था? उसमें उन्होंने ये बात कही कि जी वहाँ मैं बड़ी अहम फंक्शन में था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वही सब बातें हो रही थी, उनका जी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, वो आए वापस चले गए। एक बात वो ठीक है, वो उनका अपना एक सियासी गेम है, वो तो 58 थी अपना गेम चलाते रहते हैं। अब तो वो आप आगे चले। अब जहाँ तक ये अब असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाती है, पहली बात यह है कि अभी जब दस्तखत समरी पे किए हैं, अभी गवर्नर पंजाब को समरी पेश नहीं हुई, अब ये समरी वहाँ चली जाएगी तो गवर्नर पंजाब आइन के आर्टिकल 112 के तहत 48 घंटे में वो फैसला करने के मिजाज है। अगर वो फैसला ना किया तो असम्बली खुद ब खुद तहरील हो जाएगी। नंबर 2, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मसला है कि फिर आइन के आर्टिकल 105 के तहत तो निगरान सेटअप करना पड़ेगा। तो निगरान सेटअप जो है सूबाई वज़ीर आला बनेंगे, उसके लिए 3 नाम देंगे चौधरी परवेज इलाही साहब और 3 देंगे हमजा साहब जो कि लीडर की अपोजिशन है। अब अगर इनका फैसला नहीं होता 6 कैंडिडेट के दरमियान में, तो वो फिर 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रेफरेंस भेजना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी आइन में बड़ा खूबसूरत लफ्ज में लिखा हुआ, आइंदा 48 घंटों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसमें से एक शख्स को चीफ मिनिस्टर जो तकर्रर करेगा वो मुतफ़िक़ का फैसला होगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, और वो किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो फिर जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे, वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। अब रह गया इलेक्शन के बारे में पीडीएम लेकिन कमरदीन शाह साहब, उससे पहले जो पीडीएम ये सोच रही है कि अगर समरी मूव करने से पहले या समरी मूव करने के बाद क्या गवर्नर तहरीके अदम एतमाद का वोट के लिए अगर कह दे चीफ मिनिस्टर को, तो उस सूरत में क्या सूरत हाल हो सकती है? अब अगर तहरीके अदम एतमाद पेश कर देती है अपोजिशन की तरफ से, तो फिर वो जाहिर है कि उसका जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है, वो 15 दिन लग जाते हैं। और 15 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर परवेज इलाही साहब अपने सबकदोश हो गए वजारत आला से, और फिर जो भी मुस्लिम लीग का या जो अपोजिशन जो जिसको चाहेगी वो अपना चीफ मिनिस्टर कर सकती है, मुझसे कर सकती है। ये तो है अदम एतमाद का। अब अगर गवर्नर पंजाब इनको कहे परवेज इलाही साहब को कि आप एतमाद का वोट हासिल करें, तो वो भी कोई 8-10 दिन लग जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश यही है कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, ताकि मैं इसको 15 दिन 20 दिन के बाद जो है वक्त टल जाएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर परवेज इलाही साहब भी फिर मजीद 3-4 महीने रह सकेंगे वज़ीर आला। ये आपस में इनकी आपस में है मामला, मिलजुल कर ये कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद। तो ये इनका बहुत बड़ी सियासी है। इमरान खान बड़े भोले आदमी हैं। इमरान खान ये सियासी पचीदगी को नहीं जानती है, मदर बरलाल साहब समझते हैं, ये सारे वो बड़े भोले आदमी हैं, वो सियासत की जो पचीदगी का नहीं समझते हो सियासत क्या होती है। नहीं, कमरदीन शाह साहब आप ना कहें भोले आदमी, ये वही शख्स है इमरान खान के जिनको सियासत नहीं आती, लेकिन सारे सियासतदानों को पढ़ने बिठाया हुआ उन्होंने। किसी सियासतदान के पास कोई हल नहीं है। आज सुबह से लेकर कल रात तक सबके असाब की जंग जारी थी कि इमरान खान कल क्या करेंगे, हम उसका रद्द-ए-अमल क्या देंगे, हम उसके रद्द-ए-अमल में क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्लान ए बी सी बनाए गए हैं इमरान खान को काउंटर करने के लिए। तो इतना बोला तो ना कहें इमरान खान को। नहीं जी, तो बोले हैं परवेज इलाही साहब वो चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने मुशर्रफ साहब के बारे में कहा था मैं इनको 10 दफा अपने यूनिफॉर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट कराऊंगा, 10 दफा 50 साल तक। तो वो इमरान खान को भी इसी तरह की जो है वो दे रहे हैं खूबसूरती से। अब कभी भी पता क्या गेम खेलेंगे, क्या अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। अच्छा चले, इसके ऊपर ये कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कोई 20 से 30 सीटों पर या इससे भी ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांग ली है उन्होंने, और शायद यकीन दहानी करवाई गई है, इसीलिए वो 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ये जो उन्होंने खिताब किया इसमें 7 बैठे हैं। मजहर बिरलास साहब के पास सही खबर होगी कि चौधरी साहब ने क्या यकीन दहानी ली है और क्या करवाई है, किस तरह से करवाई है, क्या अगले इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है, या फिर अभी भी चौधरी परवेज इलाही साहब ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तहरीक अदम एतमाद आ जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कह दिया जाए और वो नाकाम हो जाए। क्या ये सूरत हाल देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं परवेज इलाही साहब?
देखिए 3-4 बातें बड़ी अहम है। नंबर 1, क्या जब इजलास हो रहा हो तो अदम एतमाद की तारीख पेश हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता गवर्नर जो है वो इतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। जी। दुरुस्त हो गया। अब जो बयानिया है, जो रजी साहब ने कुछ बातें की, देखिए इनके 2 वज़राए खजाना तब्दील हो गए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं फिगर्स के चक्कर में नहीं पड़ता, वो मैं और फिगर बयान करूंगा, वो और करेंगे। हकीकत हाल ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इसका इतराफ मैं नहीं कर रहा, जो हुकूमत के मशीर हैं तस्नीम कुरैशी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। डॉलर का रेट नीचे नहीं आया, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की मार्केट बोल रही है। एलसीज रुकी हुई हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। और मुआशी हालात जो बेहतर करने थे वो नहीं हुए। जो महंगाई कम करने आए थे वो इत्तेफाक से महंगाई कम नहीं कर सके। अब देखिए चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात, ये पहले दिन से एक हैं दोनों। जो लोग समझते हैं कि इनमें इख्तलाफ है, वो बिल्कुल उन्हें कुछ पता ही नहीं। आप देखिए कि नून लीग के खिलाफ मुकदमात कर रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। क्या कोई चौधरी शुजात के बच्चों के खिलाफ या चौधरी परवेज इलाही के बच्चों के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ? नहीं हुआ। यही तो उनकी चाल थी। उन्होंने वफाकी हुकूमत भी एंगेज की, सूबाई हुकूमत भी। अब परवेज इलाही साहब के लिए एक इशू बना हुआ था, वो चला लेते गवर्नमेंट। इशू उनके लिए ये था कि इस दौरान जो इमरान खान का बयानिया बहुत मकबूल हो गया, तो परवेज इलाही साहब ये सोचते हैं कि उनकी सियासत, अगर वो इमरान खान से हटते हैं तो वो सियासत दफन हो जाएगी। ये जो 10 सीटें हैं, ये भी पिछली मर्तबा इमरान खान की वजह से इनको मिली थी सीट एडजस्टमेंट। अब जो सीट एडजस्टमेंट के लिए वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसमें पीटीआई के लोगों का ये कहना है कि जी ये ले लें, मगर इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस पर वो राजी हो गए हों, चूंकि ज्यादा सीटों की जब डिमांड हुई तो फिर इमरान खान की तरफ से ये बात सामने आ गई कि नहीं, फिर आप बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो मजहर पर लासिम, यहाँ पर एक सवाल करने की जिसारत करूंगी कि ये फिर वो जो लोटे पहले कहा था कि ये कहीं से आके और कोई आके टिकट लेके और कोई आके किसी निशान पे इलेक्शन लड़के, इससे पहले जो कुछ हुआ था, तो वो फिर इमरान खान का जो बयानिया था, उनका ये जो वोटर या सपोर्टर होगा, जो वो इलेक्शन में जब ये काफ लीग बल्ले के निशान पे जाएंगे तो वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने बल्ले का निशान उनको दे दिए? गुजारिश ये है कि काफ लीग खान साहब की तहादी रही, फिर काफ लीग मतनाज़ा हो गई। हम जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद जिसकी जो मर्जी है, जिससे जो मर्जी इलेक्शन लड़े, लेकिन जो ड्यूरिंग असेंबली अपनी वफादारी चेंज करता है, लोटा तो हम उसको कहते हैं। जैसे राजा रियाज साहब हैं या और लोग हैं जिन्होंने वफादारियां चेंज की और वो असेंबली उसमें बैठे रहे, ईमान में भी, उस पे लोटा। अब हम अज़मा बुखारी को लोटा कैसे कहें? वो पीपल्स पार्टी में थी, वो नून लीग के खिलाफ बड़ी बातें करती थी, उनको कैसे कहें? राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में थे और बड़ी बातें किया करते थे उस वक्त। अभी जो इन्होंने एक बात की ना रजी साहब ने कि ओए तोए पे ले आए हैं, तो मेरी ये गुजारिश है कि ये मैंने नहीं कहा था कि फलां आदमी अगर जन्नत में जाए तो मैं उसके साथ जन्नत में भी नहीं जाऊंगा, ये किसी और ने कहा था। ये मैंने नहीं कहा था, या पीटीआई के किसी बंदे ने नहीं कहा, या जेयूआई के किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं फलां को घसीटूंगा। तो वो तो पॉलिटिक्स तो मेरा ख्याल है बहुत पहले शुरू हो गई थी। ये ऐसे ही उनके बारे में एक मशहूरी कर दी गई है। इमरान खान, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के ऊपर नहीं आएंगे, इसके ऊपर आपकी ये राय है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन को देख रहे हैं और उसी के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करें, इसी के ऊपर राय रिजवान रजी साहब की। लेकिन यहाँ पे शामिल करनी है एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद की पहुंची।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या अभी भी चाहते हैं कि असेंबली तहलील ना हो, या फिर इमरान खान साहब से सीट एडजस्टमेंट पर वो राज़ी हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ऑप्शन दे दी है इमरान खान साहब ने, और इसीलिए वो आज साथ बैठे थे खिताब में भी। रिजवान रज़ी साहब, आपकी क्या राय है कि ये पहले कहा जा रहा था कि सबकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि देखिएगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ भी कर सकते हैं और वो यहाँ पे ये इस फैसले में साथ नहीं होंगे, वो किसी और के साथ मिल जाएंगे। जरदारी साहब ने डेरे डाल लिए हैं लाहौर में, शायद वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। नून लीग करीब आ रही है चौधरी परवेज़ इलाही के, चौधरी बरादरान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खिताब में साथ बैठे थे। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अब वो ये नहीं चाह रहे कि असेंबली तहलील के ऊपर आ गए हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब कह दें, अब वो जाना चाह रहे हैं इलेक्शन की तरफ, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट पर अच्छी ऑफर दी है इमरान खान साहब ने? जाहिर है जो मेरे पास इतला है वो 32 सीटों की है कौमी असम्बली की, और उसके रिलेटेड सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनके नीचे, और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के पास होगी। मेरे पास ये इतला है। हो सकता है किसी के पास मुझसे ज्यादा बड़ी इतला हो, लेकिन या इससे वो कम इतला हो, लेकिन मेरे पास ये इतला है कि वो ये वाला हुआ है, उनके साथ नेगोशिएशन हुई है, और ये जो मुलाकातें हो रही थी आने और जाने वाली, उसके दरमियान उन्होंने ये अपने लिए एक हंटिंग की है। देखिए, चौधरी बरादरान जो हैं वो इक़्तिदार के बच्चे हैं। वो इक़्तिदार में मार्शल्लाह में मिले, मार्शल्लाह के बगैर मिले। अब तो घर में चल के आया था ना इक़्तिदार, तो किस तरह उन्होंने ड्रामा किया पहले कि जैसे दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, जैसे पता नहीं क्या हो गया, छोटे भाई ने बड़े भाई से नाराज हो गया, जनाब मुनस जो है वो शुजात साहब के साहबजादे की बेल बजा के दौड़ गया। इस तरह की बातें जो थी वो सारी जो था वो मीडिया फैला रहा था। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि 5वीं पुश्त की दोगली इब्लागी जंग के जरिए मीडिया तख्लीक किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ कालम निगार मुख्तलिफ अखबारात में एडजस्ट करवाए गए, जिसके अंदर मुख्तलिफ डायरेक्टर न्यूज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में एडजस्ट करवाए गए, मुख्तलिफ लोग जो थे वो स्क्रीनों से हटाए गए, कुछ नौकरियों से निकलवाए गए। ज़ाहिर है जो वो उसमें एडजस्ट नहीं होते थे उनको निकाल दिया जाना चाहिए था, निकाला गया। उससे पहले इस मुल्क में सिर्फ चौधरियों का मीडिया सेल हुआ करता था। लाहौर के अंदर बड़े जय्यद सहाफी जो हैं वो चौधरियों के मीडिया सेल के मुलाजिम रहे हैं और अभी भी हैं। कईयों के पास उनकी गाड़ियां भी हैं जो उन्होंने उनको दे रखी है। ये तमाम जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इस तरह के मौकों के ऊपर उनकी ख्वाहिश या उनको सपोर्ट करती हुई खबरें जो है वो मीडिया की ज़िंदगी बने, और उनको सपोर्ट करते हुए तबसरे जो हैं वो मीडिया के ऊपर नशर किए जाए। तो चौधरी साहिबान चूंकि इक़्तिदार के बच्चे हैं, तो इक़्तिदार उनके घर चल के आया था, तो वो कैसे इक़्तिदार छोड़ देते? आप अंदाजा फरमाएं कि उन्होंने बेयक वक्त 2 राइवल गवर्नमेंट्स एंजॉय की हैं। पंजाब के अंदर वो पीटीआई के थादी थे और पंजाब की हुकूमत एंजॉय कर रहे थे। वफाक के अंदर वो पीडीएम के हमायती थे और वो वफाकी हुकूमत एंजॉय कर रहे थे। और जब सारा सिलसिला हो गया तो चौधरी शुजात ने कहा साड़ी केड़ी लड़ाई सी आपस किने के साड़ी केड़ी लड़ाई, और वो दोनों जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। मुझे इससे तो बात याद आ गई है रिजवान रज़ी साहब कि जैसे ही के वफाक में साथ दिया पीडीएम का और पंजाब में पीटीआई का, तो मेरी मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब से, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि अब वाकई चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपकी दूरियां हो गई हैं और ख़ानदानी ये जो है क्लैश हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखें ये साथ वाले कमरे में तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे हैं और कल वो मेरे साथ इस्लामाबाद में थे, खाना तो हम इकट्ठा खाते हैं, तो लड़ाई किस बात की? तो ये उन्होंने हंस के वो बात वो वाली उन्होंने कह दी। तो ये बाकी बात, लेकिन आप देखिए, आप दाद दीजिए हमारे मीडिया जर्नलिस्टों को, मीडिया दोस्तों को, चले हमें पता चल जाता है कि कौन जो है वो वहां पे जुड़ा हुआ है, तो दाद दीजिए उनको कि उन्होंने किस तरह का माहौल बनाया था और उस माहौल के नतीजे के अंदर आज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी ऑप्शन मिल गई है इस वक्त। कंवर दिलशाह साहब, ये तो काफ लीग ने जैसे ये कहा है कि इस वक्त जो भी आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, काफ लीग ने इस वक्त भी गवर्नमेंट इंजॉय कर ली है, वफाक में पहले भी कर ली थी, वफाक में अब भी कर रहे हैं, अगला भी इलेक्शन उन्होंने कैश करवा लिया इमरान खान से, अगली जो उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री है वो भी ले ली है बकौल इस वक्त रिजवान रज़ी साहब के। जाहिर है कि उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे ज़राए से उनके पास खबरें आती हैं और तकरीबन कन्फर्म होती हैं।
नहीं, बात दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैंने सुना है रिजवान रजी साहब का भी, अपना बरलास साहब का भी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है अब ये मुनाफिकाना सियासत हो रही है ना। अब आपकी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे खाना खाते हैं। अब मेरी पिछले महीने उनसे मुलाकात हुई तो बड़े नाराज थे वो परवेज लाई साहब से, और उस लिहाज से उनका कहना ये था कि जी मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, अगर कोई ऐसा कोई मामला हो गया तो मैं तो टिकट तो मैंने देने हैं, तो पार्टी के सरबराह की तरफ टिकट जारी किया था ना, या सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, तो वो कहते हम इनको टिकट नहीं देंगे, इनको आइंदा ये इंतखाब लड़ेंगे तो किस सिंबल के तहत ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर ये पीटीआई में जाना चाहते हैं तो वहां तो कोई कदर नहीं होगी, जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, ये सब एक फुटपाथ पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर कोई ज्यादा कोई पूछेगा इनको नहीं। लेकिन असली बात यह है कि कहानी अंदर की कहानी शुजात साहब ने ये कहा कि हम इनको टिकट नहीं देंगे, तो अभी टिकट नहीं देंगे तो किस प्लेटफॉर्म से तहत ये इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये असेंबली का रिजॉल्व होने के बाद 90 दिन में इंतखाब हो जाते हैं तो किस टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब बरलास साहब भी कहते हैं कि सब अंदर से मिले हुए हैं, और रजी साहब ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया इकट्ठे खाना खाते हैं, तो अब इतनी बड़ी सियासत मुनाफिकाना तौर पर दाखिल हो जाए तो फिर तबसरा करना या तजिया करना बड़ा मुश्किल तीन मरला होता है। लेकिन परवेज लाई साहब का सूरज गुरूब हो चुका है अब, क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलरिटी है, जिस वक्त वो इलेक्शन में आएंगे, मैदान में आएंगे, और हमारा अपना भी ख्याल है, ये हमारे दोस्त भी इस चीज को एग्री करेंगे कि वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कामयाब होंगे, उन्हें परवेज लाई नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी जाहिर है कि अगर वो वादा करेंगे अपने इस वक्त एक हलीफ से, और उसके साथ जाहिर है कि वो भी उनके लिए अपनी चीफ मिनिस्ट्री चाहे उन्होंने ही दी है इस वक्त कुर्बान कर रहे हैं, तो वो फिर आगे उनसे जो वादे ले रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो बल्ले के निशान पे ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो अगर बल्ले के निशान पे तो फिर तो उनके लिए काबिल कबूल होंगे, काबिल कबूल तो होंगे, लेकिन वजारत आला नहीं मिलेगी। वो ठीक है मिनिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन वजारत आला नहीं मिलेगी, उसलिए वजारत आला उन्हीं को मिलेगी जो पीटीआई के पुराने कारकुन हैं या उनके पुराने लीडर हैं, तो वजारत आला उनको मिलेगी। परवेज लाई साहब को कौन सी मिलेगी वजारत आला, उन्हीं में मिलेगी। और इमरान खान इस मामले में बड़े बहीस हैं, और यू टर्न लेने में तो गैर है, बड़े मास्टर हैं, और फौरन इनकार कर देंगे जी मेरी पार्लिमानी बोर्ड ने इनकार कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको नहीं, ये सारा मामला खत्म है परवेज लाई साहब का। बस जैसे इन्होंने 1958 से लेकर ये 2022 तक जो मजे ले रहे थे वो ले चुके हैं अब आइंदा मेरा अपना ख्याल ये कि इनका ख्याल खत्म हो गया, सूरज गुरूब हो चुका है, और इमरान खान साहब कभी भी इनको वजारत आला नहीं देंगे इनको। मजहर बरलास साहब अब तरदीद कर दी है, वो कहते हैं कि इस वक्त कमर दिलशाद साहब कहते हैं कि वो तो चले काफ लीग को कह रहे हैं कि उनकी सियासत ही खत्म हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब से कमिटमेंट हो रही है खासकर वो इमरान खान साहब पूरी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि यू टर्न ले लेंगे, यू टर्न तो वो पहले ही लेते हैं, तो ये ऐसा ही है कि इस वक्त वो अपना एक सियासी फैसला उनसे लेना चाहते हैं, उसके बाद उनको हरी झंडी दिखाएंगे। अच्छा, मैं ये इस पे बात करने से पहले एक बात कर दूं, मैं मेरे दोस्त रजी साहब सुन रहे होंगे कि हम अपने बारे में, मैं और आलिया शबीर तो कम से कम कह सकते हैं कि हम किसी से नहीं जुड़े हुए, ये बिल्कुल बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं जुड़े हुए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जुड़ना मुबारक हो। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वादे जो है ना वो आसमानी सहीफे नहीं होते। मैं कमर दिलशाद साहब की बात से इत्तेफाक करते हुए एक पुराना वाकया याद करा रहा हूँ कि 96 में ये वादे वहीद हुए मियां नवाज शरीफ और चौधरी शुजात फैमिली में कि इलेक्शन के बाद परवेज लाई साहब वजीर आला होंगे और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, और राना नजीर इसके करंटर थे। जब इलेक्शन हो गए, मियां साहब को 2/3 अक्सरियत मिल गई, तो चौधरियों ने फोन किया राना नजीर को, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ग्रंटर हूँ। तो ये मुबारकबाद जब देने जा रहे थे मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ को, तो रास्ते में चौधरी शुजात ने कहा इन दोनों को, परवेज लाई और राना नजीर को, कि वो बड़ा अफरिया होएगा इस टाइम, 2/3 अक्सरियत उन्होंने लब गई है, तो जो दबेगा वो ले लेना। अच्छा, लेकिन चौधरी परवेज लाई ने कहा कि राना साहब आपने बात करनी है, ये मॉडल टाउन के मिठाई खाई, तो बात करने से पहले मियां नवाज शरीफ ने कह दिया कि चौधरी साहब बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा हो गया, ऊपर मैं हूँगा, नीचे शहबाज शरीफ वजीर आला होगा, परवेज लाई साहब स्पीकर होंगे और आप वजीर दाखिला होंगे और बड़ी मौज होगी। यानी उन्होंने फैसला ही सुना दिया, जिसके ग्रंटर राना नजीर थे उससे मियां नवाज शरीफ मुकर गए। ये दोनों तीनों जिंदा हैं,
मैं वो बात कर रहा हूँ कि कोई मरा नहीं। राना नजीर साहब भी जिंदा हैं, चौधरी परवेज लाई साहब भी जिंदा हैं और मियां नवाज शरीफ साहब भी जिंदा हैं। तो सियासी वादे इसी तरह के होते हैं। मैं कंवर दिलशाद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ग्रंटर कौन है? यहाँ पे ग्रंटर कौन है? वो वजारत आला नहीं देंगे इनको, ये सही बात कह रहे हैं कंवर साहब। अच्छा, मैं इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, मजहर बरलास साहब ग्रंटर तो बता दें कौन है? नहीं, अब मुझे नहीं पता इस वक्त कौन ग्रांटर है। मैं तो आपको पुराना एक वाकया सुनाया जिसके राना नजीर अहमद ग्रांटर। लेकिन जाहिर है कि वो भी मंजे हुए सियासतदान है, किसी की गारंटी के बगैर तो अब भी वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो वजारतें हाथ। अब देखिए अभी कंवर साहब ने बात की कि चौधरी शुजात साहब पार्टी के सदर हैं, तारक बशीर चीमा साहब सेक्रेटरी हैं, वो इनको टिकट नहीं देंगे तो जाहिर है ये मजबूरी इनकी होगी, ये पीटीआई के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब पीटीआई के निशान से लड़ेंगे तो फिर पीटीआई के चेयरमैन की मर्जी होगी, वो जिसको मर्जी सीएम बनाए, और फिर ये बगावत नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि फिर नाहली हो जाती है। कम उसे असेंबली में तो नाहली हो जाती है ना। फिर ये कहें कि वो सियासी तौर पर पीटीआई का हिस्सा बन जाएंगे, काफ लीग से तो वो कट आउट हो जाएंगे अगर जाहिर है कि वो इस तरह से ये फैसला करते हैं। तो भाई काफ लीग के देखिए सदर चौधरी शुजात है। बिल्कुल। आप ये देखें जो भी मुनाफिकाना सोच थी या चाल थी या दोनों भाइयों की, वो अब बेनकाब हो जाएगी लोगों के सामने कि भाई पहले तो कहते थे हम अलग अलग हैं, आप टिकट क्यों जारी कर रहे हैं। अब ये मसला बन जाएगा। और क्या तारक बशीर चीमा को टिकट देगा इमरान खान? कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये इख्तलाफ होंगे बहुत से। तो मैं कंवर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये सियासी वादे इसी तरह होते हैं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी ठीक है, रिजवान रजीक साहब आप भी इत्तेफाक करेंगे यकीनन कि ऐसा ही होगा, इमरान खान साहब यू टर्न ले लेंगे अगर इसी वादों के तहत चौधरी परवेज इलाही को कहा गया है कि असम्बलियाँ तहलील कर दो और आगे आपको ये कुछ दोबारा आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आपको ये वजारतें दे देंगे, इतनी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो ये वादे भी उसी तरह से कुरान और हदीस नहीं होंगे, यू टर्न आ जाएगा। फिर देखिए एक कुछ बातें हम बहस के अंदर फर्ज कर लेते हैं कि शायद दूसरे ने ये कहा होगा, ठीक है, और फौरन ही अपनी सफाइयां देने पे उतर आते हैं। ठीक है। मैंने तो ये कहा था कि वो अपनी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में पीटीआई कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। उनके 32 सीटों के ऊपर पीएमएल-क्यू के लोग इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले के अंदर पीटीआई जो है वो सीटें खड़ी नहीं करेगी। जिस बंदे ने ये खबर दी है मैंने उसे खुद कहा है कि मेरी ये खबर मानने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और वो बड़े आगाह आदमी हैं और मतलब के इसको इस वक्त एक टीवी में चीफ रिपोर्टर भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, तो उन्होंने खबर दी। मैंने कहा यार मैं आपकी खबर ले तो लेता हूँ और इसको प्रोग्राम में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये खबर मानने को मेरा दिल नहीं करता कि इमरान खान साहब जो है वो ये कहें कि आप साइकिल के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि बल्ले के, उन्होंने कहा बल्ले के इलेक्शन वाला फटा 72 घंटे पहले तक था, उस वक्त इसके ऊपर हुआ था। अब जनाब जब जो हेक्टिक किस्म की नेगोशिएशन हुई है, तो अगर वो साइकिल के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि जाहिर है कि चौधरी साहब, हम ये बात मैं अपने पिछले तबसरे के हिस्से में कह चुका हूँ कि अंदर से दोनों एक ही, और एन वक्त चौधरी साहब जो है उनकी मोहब्बत जाग जाएगी और वो कहेंगे कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और वो उनको जाके उनको वो टिकट दे देंगे साइकिल की। तो साइकिल की टिकट के ऊपर जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो एक अलग पार्लिमानी कुव्वत होंगे, और पार्लिमानी कुव्वत होंगे, पार्लिमान के अंदर उनका ग्रुप होगा और उस ग्रुप की बुनियाद के ऊपर वो किसी भी पार्टी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर पीटीआई उनको वो चीज ऑफर नहीं करती तो वो किसी और ग्रुप के साथ भी अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। और पहले भी उस ग्रुप ने तो उनको कहा था ना कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। अब चूंकि एक साहब जो हैं वो आला ओहदे से रिटायर होकर चले गए हैं, तो हर किसी का दिल है उनके ऊपर डाली जाए। जिस तरह इमरान खान रोजाना तकरीर में बैठ के उनका नाम लेके अपने सारे जो हैं वो उनके ऊपर डाल देते हैं जिम्मेदारी, इसी तरह जो है वो काफ लीग भी उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दे। काफ लीग ने तो सबसे पहले डाली थी ना कि हमें उन्होंने फोन किया था कि आपने
पीडीएम की तरफ अच्छा से जाना, अच्छा आपने रिजवान पीटीआई की तरफ अच्छा जाना रिजवान है, रजी साहब, तो हम एक दोबारा डाल दें उनके ऊपर। हम लोग पहली बात को भूल जाते हैं और जो नई बात आती है उसके पीछे लग जाते हैं, उसी के ऊपर हम डिबेट डिस्कशन शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब का असल फोकस जो था वो अर्ली इलेक्शन वफाक में था, उनका वफाक में इंटरेस्ट था। पंजाब में उनका इंटरेस्ट अगर पहले होता तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए कहते कि वो होगी, चीफ मिनिस्ट्री मिलेगी तो वो पंजाब में अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे, अदरवाइज वो लेकर ही नहीं आएंगे। तो पंजाब उनका पहले भी फोकस नहीं था, वफाक था। अब वफाक में तो अभी भी अर्ली इलेक्शन का कोई सिग्नल नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब के ये सब कुछ करके भी, ये असेंबलियां तहलील करके भी क्या हाथ आएगा कि वो वफाक में तो इलेक्शन ले नहीं सकेंगे। देखिए, इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि 64% ऑफ द असेंबली जो है, पार्लियामेंट जो है या वो नहीं रहेगी, वो दरअसल उन लोगों को भी शुमार करते हैं जिन्होंने उनके साथ कौमी असेंबली से बाहर आना कबूल नहीं किया। और वो 22 लोगों का एक ग्रुप है, राजा रियाज की सरबराही के अंदर और नूर आलम की सरबराही के अंदर, ये पीटीआई का ग्रुप है ना। इन्होंने इनके अच्छा, अब उन्होंने कोई ऐसी हरकत भी नहीं की इस दौरान कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इनकी डिसीट करने के लिए इनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेज सकें। कहा जा सकता है ना कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस भेजें, वो कोई ऐसी हरकत करेंगे तो इमरान खान को रेफरेंस भेजने का जवाब मिलेगा, तो वो सीट के अंदर मौजूद है। मैं इस तरह की स्पेकुलेशन के ऊपर वैसे बिलीव नहीं करता और डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि बाकी जो 122 उनके पल्ले हैं, 122 हैं या 123 हैं, उनके अंदर भी एक इतना एक ही बड़ा ग्रुप जो है वो शायद वहां पे स्पीकर के सामने पेश होकर, और उन्होंने बकायदा स्पीकर साहब ने एक से ज्यादा मर्तबा मुख्तलिफ फंक्शन के ऊपर, राजा साहब ने ये बताया है कि उनको बकायदा लेटर आए हैं। नहीं, अब तो जैसे मजहर बरलास साहब कह रहे थे ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी स्पीकर को लिख दिया है कि भाई हमें बुलाएं। इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया है कि स्पीकर के पास जाएंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे और कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए। हाँ, पार्लियामेंट में खड़े होके एक एक मेंबर जो है वो तकरीर करे और कहे कि जनाब मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए, ये तरीका है। दूसरा, अगर उन्होंने स्पीकर के चेंबर में जाके उसकी तस्दीक करनी है, तकरीर किए बगैर करनी है, तो वो भी हो सकती है। और हमारे यहाँ मिसाल मौजूद है अपना जवेद हाशमी साहब की, उन्होंने तकरीर करके ही पीटीआई की सीट से इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया था, तो वो हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत सारे तबसरा निगार जो हैं वो एक हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबलीज देख रहे हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे जो कि बाहम मिलकर इत्तेफाक, कोई दो ग्रुप मिलके और तीसरे को साथ मिला के और हुकूमत बना लें। ये कोई सूरत हाल जो है आइडियल नहीं हुआ करती ना। मतलब कि अगर हम देखें पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जिस तरह के बरतानिया में हो रहा है कि वहां पे 5 साल में 3 इलेक्शन हो गए हैं और तकरीबन 4 हुकूमतें टूट गई हैं और अब 5वीं जो है वो चल रही है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर तो पॉलिटिकल हमारा जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बरकरार, वो हल होती नजर नहीं आ रही, वो ऐसी ही रहेगी। कमरदिल शाह साहब, जैसे कि मैंने रिजवान रजी साहब से भी यही पूछा कि असल ऑब्जेक्टिव था इमरान खान साहब का, वो अचीव नहीं कर सके। आज उन्होंने अपने कारकुनों से भी कहा कि मायूस ना हो, कि ये मायूस ना हो, आगे भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम आगे चलकर भी अपनी सियासत को कंटिन्यू करेंगे और अचीव कर सकते हैं। तो ये समझा जाए कि इस वक्त वफाक में इलेक्शन, तो अर्ली इलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। जो प्रेशर था, अभी भी जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होगा, अर्ली इलेक्शन नहीं होगा। फिर दूसरी सूरत में अगर सूबाई इलेक्शन होता भी है तो इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे असर होना है, तो फिर कैसे इमरान खान साहब दोबारा फिर सूबाई असेंबलियों में अगर भी जाते हैं तो फायदा तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, इमरान खान साहब के साथ कोई अच्छी टीम नहीं है जो उनको सही मशावरत दे सके। वो सारे मफाद परस्त लोग बैठे हुए, 4-5 टोला है जिनके वो घेरे में आए हुए हैं, बंद गली में खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम बात ये, अगर ये 123 मेंबरान कौमी असम्बली स्पीकर के सामने इस्तीफा दे देते हैं, वो इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है और करना पड़ेगा रजा साहब को कि ज़ाहिर है 123 मेंबर खड़े होकर सामने कहेंगे। जब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है 123 हलकों में इंतखाब करवा देगा
वो तो लाजमी बात है, वो तो आर्टिकल जो हमारा 224 है उसमें 60 दिन में इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन की ऐनी जिम्मेदारी है। और जब वो जाहिर है जो 123 सीटों पर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके नुमाइंदे होंगे, पीपल पार्टी के नुमाइंदे कामयाब हो जाएंगे, तो फिर वो टू थर्ड मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 232 में तरमीम करके इसी कौमी असम्बली को 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड करवा लेंगे। तो इमरान खान साहब गेम क्या खेल रहे हैं? इमरान खान साहब को महसूस नहीं हो रहा है कि जनाब टू थर्ड मेजोरिटी के तहत आर्टिकल 232 में तरमीम करके वो 1 साल ले जाएंगे। आज भी वो तकरीर में कहा है कि मेरी खबर इतला के मुताबिक अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल जी उन्होंने कहा है। उन्हें एहसास भी है, तो क्यों उन्हें मौका दे रहे हैं उनको जनाब आर्टिकल 232 में तरमीम करने के लिए? अभी तो आर्टिकल 232 में तरमीम नहीं कर सकते, तो थर्ड मेजोरिटी नहीं है उनके पास। लेकिन अब अगर ये सारे मेंबर कौमी असेंबली इस्तीफे देने के बाद बाई इलेक्शन में कामयाब होकर वो वापस आ जाते हैं, दीगर पार्टी के लोग कामयाब हो जाते हैं, तो आर्टिकल 232 जी मजहर पर साहब लास्ट कमेंट आप भी कर दीजिए कि कौमी असेंबली में इस्तीफों के हवाले से, क्योंकि क्लोजिंग का वक्त है। गुजारिश ये है कि एक तो मैं आंख पार्लियामेंट कोई नहीं देख रहा आइंदा, दूसरा ये है कि आजकल के दौर में ये कंवर साहब भी समझते हैं, रजी साहब भी, कि सूबे को इख्तियारात ज्यादा हासिल है। 95% तो काम सूबों में है, वफाक के पास तो 5% काम है टैक्स कलेक्शन का, तो सूबे का इख्तियार कोई नहीं छोड़ता। तो जब सूबे में उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कैसे अफोर्ड करेंगे उस सूबे में कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ना? वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनेगी, वो 5 महीनों के लिए नहीं बनेगी। लेकिन कंवर दिलशाह साहब जो कह रहे हैं वो सिनेरियो डिफरेंट दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि अगर कौमी असेंबली के 123 या जितनी भी सीटों पे अगर इलेक्शन हो गया, 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गए और इलेक्शन की तरफ अगर, और वो एक ख्वाब है ना जी, वो कैसे आ गए? ये वो ऑप्शन है। बहुत प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही फर्ज किए बैठे हैं कि इमरान खान बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब, मजहर कंवर दिलशाह साहब। ये वो ऑप्शंस हैं जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और जिनके ऊपर हम भी डिबेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर एक तरफ से इमरान खान को फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान का भी खदशा है, और पीडीएम अगर इस वक्त नुकसान में जा रही है वफाकी हुकूमत की होते हुए, तो आगे चलकर वो किस तरह से फायदा उठाने के बारे में ए प्लान, बी और सी बना रही है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।